फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2020 में रिलीज एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी की कहानी जिसका नाम है द बैंकर। कहानी में 1939 के आसपास का समय दिखाया जाता है जब टेक्सास में गोरे और काले लोगों के बीच बहुत भेदभाव किया जाता था। काले लोगों को कभी भी बराबरी का हक नहीं दिया जाता था। उन्हें इस कदर नकार दिया जाता कि वो अपना खुद का बिजनेस तक नहीं कर सकते थे, जिससे मजबूरन उन्हें गोरे लोगों के नीचे काम करना पड़ता। हमेशा उन्हें गोरे लोगों के नीचे दब के रहना पड़ता। इस माहौल में अपना घर खरीदना तो उनके लिए एक सपने जैसा था। इन्हीं सब के बीच एक बच्चा बड़ा हो रहा था जिसका नाम था बर्नार्ड। ये बच्चा ऐसे सपने देख रहा था जो नामुमकिन है। दरअसल बर्नार्ड एक बैंकर बनना चाहता है और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो ऐसे काम करता है जिसकी उसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। तो वहीं ब्लैक होने की वजह से उसे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलता, इसीलिए वो एक बैंक के सामने शू पॉलिश करता है, वो भी बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, ताकि कस्टमर उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा देर तक खड़ा रहे और वो उनसे बैंकिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सके। वो हर एक बैंकर या बैंक के कस्टमर की बातें बड़ी ध्यान से सुनता है और उन सब को अपनी डायरी में लिख लेता है। एक दिन एक ऑफिसर उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेता है, लेकिन बर्नार्ड वहाँ से भाग के अपनी जान बचा लेता है। उसके डैड उसे बहुत समझाते हैं कि वो ऐसे सपने देख रहा है जो कभी पूरे नहीं हो सकते। बर्नार्ड के एक जीनियस होने के बावजूद उसकी गलती बस इतनी है कि वो ब्लैक है, लेकिन बर्नार्ड के थॉट्स क्लियर हैं। वो अच्छे से जानता है कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना है, और ये ब्लैक और वाइट का भेदभाव सिर्फ टेक्सास में है, लॉस एंजलिस में शायद थोड़ा कम है। सीन चेंज होती है। हम देखते हैं बर्नार्ड अब बड़ा हो चुका है, अब उसकी अपनी एक फैमिली है और अपनी फैमिली के साथ वो लॉस एंजलिस आ गया है अपनी किस्मत बदलने। वो यहाँ अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है, लेकिन जब वो पहली बार अपनी फैमिली के साथ लॉस एंजलिस में आया था तो सबसे पहले वो अपनी वाइफ के अंकल के यहाँ रुकता है, जहाँ बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। बर्नार्ड अपनी वाइफ से वादा करता है कि वो जल्दी से उसे यहाँ से अपने घर शिफ्ट कर देगा। अगले दिन बर्नार्ड घर से निकलकर पूरे लॉस एंजलिस में घूमने लगता है और कई घरों के बाहर लगे बोर्ड को देखता है जो फॉर सेल थे। साथ ही वो नोटिस करता है कि ब्लैक कम्युनिटी के लोग बहुत ही छोटी जगह में रह रहे हैं, जबकि वाइट लोगों के पास खाली घरों की कोई कमी नहीं है। बर्नार्ड इस पर बहुत सोचता है और उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना वाइट लोगों से वो घर खरीदकर ब्लैक लोगों को बेचे। तो वहीं बर्नार्ड को एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई देती है जिसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, साथ ही वहाँ बहुत कम वाइट लोग रहते हैं। बर्नार्ड सोचता है कि अगर इस बिल्डिंग को रिपेयर किया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। इसी सिलसिले में बर्नार्ड उस बिल्डिंग के ओनर बार्कर से मिलता है। बर्नार्ड बार्कर से बोलता है कि आपकी बिल्डिंग बहुत अच्छे लोकेशन पे है, लेकिन इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसे बेचकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ और इसके लिए मैं आपको $35,000 ऑफर करता हूँ, जिसमें से $30,000 मैं आपको अभी दूंगा और बाकी 5,000 मैं तब दूंगा जब सारे फ्लैट्स किराए पर चढ़ जाएंगे। बर्नार्ड का आइडिया बार्कर को पसंद तो आता है, लेकिन वह अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो बर्नार्ड को मना कर देता है। वहीं बार्कर से बातों के दौरान बर्नार्ड की नज़र बार्कर के पीछे एक कैलेंडर पर पड़ती है जो किसी बैंक के मैनेजर ने उसे दिया था। बर्नार्ड ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो अगले ही दिन उस बैंक के मैनेजर से मिलने के लिए जाता है, लेकिन मैनेजर की सेक्रेटरी को ब्लैक लोगों से नफरत थी, इसीलिए वो बर्नार्ड की मीटिंग मैनेजर के साथ नहीं रखती। दरअसल बर्नार्ड को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक से लोन लेना था, लेकिन उस जमाने में ब्लैक लोगों को बैंक से लोन मिलना बहुत मुश्किल था। बर्नार्ड घंटों बाहर खड़े होकर मैनेजर का इंतजार करता है और जैसे ही मैनेजर बाहर निकलता है तो बर्नार्ड उसे रोक लेता है और मैनेजर से बोलता है कि मैं आपके बैंक के लिए एक बहुत बड़ा कस्टमर बन सकता हूँ। अगर आप मुझे लोन देंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी। जवाब में बैंक मैनेजर बोलता है, आप मेरी सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। बर्नार्ड बोलता है, हम दोनों ही ये अच्छे से जानते हैं कि मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता, आप प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपके ही बैंक के एक कस्टमर जिनका नाम बार्कर है, उनकी बिल्डिंग खरीदना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे लोन चाहिए। लेकिन मैनेजर बर्नार्ड की बातों पर ज़रा भी गौर नहीं करता और वो बर्नार्ड को लोन देने से मना कर देता है। उसी रात बर्नार्ड के पास बार्कर की कॉल आती है, जिसकी बिल्डिंग को बर्नार्ड खरीदने की कोशिश में था। बार्कर बर्नार्ड से पूछता है कि उसने उसका नाम क्यों लिया। बर्नार्ड को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे तुरंत माफ़ी मांग लेता है, लेकिन बार्कर उसे डांटने के बजाय अगली सुबह बैंक बुलाता है ताकि बर्नार्ड के लोन की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जा सके। ये सुनते ही बर्नार्ड हैरान हो जाता है
वो बोलता है, जी मैं समझा नहीं। बार्कर बोलता है, मैंने मैनेजर से बात की है और मैं तुम्हारे लोन का गारंटर बन गया हूँ। तुमने जिस तरह से मेरी बिल्डिंग को खरीदने में अपनी पूरी ताकत लगा दी वो बहुत इम्प्रेसिव है। जिसके बाद बर्नार्ड बैंक से लोन लेकर बार्कर से बिल्डिंग खरीद लेता है। अब बर्नार्ड अपने एक दोस्त के साथ उस पुरानी बिल्डिंग के रेनोवेशन में जुट जाता है। उनके इस रेनोवेशन के दौरान एक वाइट लेडी वहाँ से गुजरते हुए उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। बर्नार्ड पोलाइटली आंसर देता है कि मैं इस बिल्डिंग को रेनोवेट कर रहा हूँ। ओल्ड लेडी गुस्से में बोलती है, ध्यान से करना, कुछ खराब मत करना। बर्नार्ड मुस्कुराते हुए बोलता है, आप परेशान ना हो, ये मेरी बिल्डिंग है और मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। ओल्ड लेडी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। लेकिन इसके 1-2 दिन बाद वहाँ पुलिस आती है। पुलिस बर्नार्ड से पूछती है कि इस सोसाइटी से एक ओल्ड लेडी ने उनकी कंप्लेन की है कि आप ये दावा करते हैं कि ये बिल्डिंग आपकी है, जबकि ये बिल्डिंग किसी वाइट आदमी की है। जैसे बर्नार्ड इस तरह के सिचुएशन के लिए पहले ही तैयार था, वो तुरंत अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी पुलिस को दिखा देता है। पुलिस उसके पेपर्स को ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि ये प्रॉपर्टी उसी की ही है। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब बर्नार्ड अपनी प्रॉपर्टी के लिए एक लैंप लेकर आ रहा था कि उसी समय वो ओल्ड लेडी उसे बोलती है कि यहाँ 6 बजे के बाद किसी बाहर वाले का आना मना है। जवाब में बर्नार्ड बोलता है कि मैं कोई बाहर वाला नहीं हूँ, मैं तो यहीं रहता हूँ। ये बोलते हुए वो अंदर चला जाता है। लेकिन उसकी ये बात ओल्ड लेडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और अगले ही दिन वो उस बिल्डिंग को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि वो ब्लैक लोगों के साथ एक ही बिल्डिंग में नहीं रहना चाहती। जिसके बाद बर्नार्ड उस अपार्टमेंट को एक ब्लैक फैमिली को दे देता है। बर्नार्ड ये अच्छे से जानता है कि ब्लैक लोगों के लिए यहाँ घर ढूंढना कितना मुश्किल है। इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा बर्नार्ड ने उठाया और जल्द ही उसकी पूरी बिल्डिंग किराएदारों से भर गई। बर्नार्ड सिर्फ जीनियस ही नहीं बल्कि वो अपनी जुबान का भी पक्का है। अपनी बातों के अनुसार उसने बार्कर के पैसे भी समय से चुका दिए। बर्नार्ड की ईमानदारी और काम के प्रति उसकी लगन से बार्कर बहुत इम्प्रेस हुआ। अब उसने बर्नार्ड को अपने साथ बिजनेस करने का ऑफर भी दे दिया। वो बर्नार्ड के लिए इन्वेस्टर बनना चाहता था। अब इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी बर्नार्ड के लिए क्या हो सकती थी। बर्नार्ड बिना सोचे ही हाँ बोल देता है और दोनों मिलकर एक पुरानी बिल्डिंग खरीद लेते हैं और फिर उसे रेनोवेट करके ब्लैक फैमिलीज को किराए पे दे देते हैं। तेजी से सफलता की सीढ़ी चढ़ते बर्नार्ड की अब शहर में चर्चे होने लगे हैं। लोग उसे एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट बिजनेसमैन के तौर पे जानने लगे हैं। ब्लैक और वाइट बिजनेस पार्टनर की जोड़ी ने खूब पैसा कमाया, वो भी बिना किसी परेशानी के। जहां ब्लैक की ज़रूरत पड़ती वहां बर्नार्ड पहुंच जाता और जहां वाइट की ज़रूरत पड़ती वहां बार्कर हाजिर होता और प्रॉफिट दोनों आपस में 50-50 बांट लेते। अपनी इस मेहनत की कमाई से बर्नार्ड ने एक बहुत बड़ा घर खरीद के अपनी वाइफ से किया हुआ वादा भी निभाया। लेकिन जल्द ही उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। कुछ समय बाद बर्नार्ड के बिजनेस पार्टनर बार्कर की मौत हो गई। अपने पार्टनर की मौत से कई ज़्यादा सदमा बर्नार्ड को तब लगा जब उसे पता चला कि बार्कर ने किसी भी डॉक्यूमेंट में उसका नाम नहीं रखा, यानी कि ये कंपनी कहीं ना कहीं सिर्फ बार्कर की ही थी। बर्नार्ड ने बस बार्कर की जुबान पर भरोसा किया। वो अपने काम में इतना उलझा रहा कि कभी उसने डॉक्यूमेंट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। बार्कर के जाने के बाद उनकी कंपनी अब मिसेस बार्कर के पास चली गई, क्योंकि बार्कर की वाइफ वाइट है तो उसे भी दूसरे लोगों की तरह ब्लैक लोगों से नफरत थी। वो बर्नार्ड को कुछ पैसों के बदले पोलाइटली अपनी कंपनी से बाहर जाने को बोल देती है। जब बर्नार्ड उस ऑफर को ठुकरा देता है तब मिसेस बार्कर बोलती है कि किसी भी डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट में तुम्हारा नाम नहीं है, अगर तुम चाहो तो खाली हाथ ही जा सकते हो। शुक्र मनाओ, कहीं पर भी तुम्हारा नाम ना होने पर भी मैं तुम्हें कुछ अमाउंट देने को तैयार हूँ। ये बोल के मिसेस बार्कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते जाते वो बोलती है कि अब हमारी अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। पर उनकी बातें बर्नार्ड को हैरान ज़रूर कर देती है। बर्नार्ड अब ऐसे किसी गवाह की तलाश करता है जिसे बर्नार्ड और बार्कर के एग्रीमेंट के बारे में कुछ ज़रूर पता हो, जो कोर्ट में उसके फेवर में गवाही दे सके कि उसके पार्टनर बार्कर ने उसे धोखा दिया है। उस समय उसे बैंक मैनेजर की याद आती है जिसने पहली बार बर्नार्ड को लोन दिया था। बर्नार्ड तुरंत बैंक जाता है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि मिसेस बार्कर पहले ही मैनेजर से मिल चुकी हैं और उसने मैनेजर को बर्नार्ड के खिलाफ कर दिया है। इस समय बर्नार्ड जिस बिल्डिंग के बीचों बीच खड़ा है उसके चारों ओर सिर्फ बैंक ही बैंक है। उसे याद आता है कि इन बैंक ने कभी उसे धोखा दिया तो कभी उसकी इंसल्ट की। वो सोचता है कि क्यों ना मैं खुद ही इस बिल्डिंग को खरीद लूँ, लेकिन उसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी और बर्नार्ड ये अच्छे से जानता है कि बैंक से उसे इतना बड़ा लोन कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी।
वो लॉस एंजलिस के एक बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन जोई से मिलता है, जो उसकी वाइफ का फ्रेंड था। हालांकि बर्नार्ड को जोई कुछ खास पसंद नहीं है, फिर भी मजबूरी में वो उसी के पास जाता है जो कि उसी की कम्युनिटी से था। बर्नार्ड उसे अपना बिजनेस प्रपोजल देता है, लेकिन जब जोई को ये पता चलता है कि बर्नार्ड बैंक खरीदने के बारे में सोच रहा है तो वो हंसने लगता है, क्योंकि उस बिल्डिंग की कीमत बहुत ज़्यादा थी और आज तक किसी भी ब्लैक आदमी ने लॉस एंजलिस में इतनी महंगी ज़मीन नहीं खरीदी थी। जिसे सुनकर बर्नार्ड उसे बड़ी सावधानी से समझाता है कि वो ये कैसे करेंगे। वो बोलता है कि अगर हम उस बिल्डिंग को खरीद लें जिसमें सारे बैंक हैं, तो सारे बैंक हमारे लिए काम करने लगेंगे और हमें पैसे देने के लिए लोगों से फेवर मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इससे हमें अच्छा प्रॉफिट होगा और हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। जोई को बर्नार्ड का आइडिया बहुत पसंद आता है। साथ ही उसे इस बात की हैरानी होती है कि उसके पास तो बहुत पैसे हैं, लेकिन उसे कभी इतना अच्छा आइडिया क्यों नहीं आया। वो बर्नार्ड को बोलता है कि अब तक मैं हमेशा गोरे लोगों के लिए काम करता रहा हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा। लेकिन अभी भी एक बड़ी परेशानी सामने थी। दरअसल उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए उन्हें वाइट लोगों से डील करनी थी और वाइट लोग तो पहले ही ब्लैक लोगों को पसंद नहीं करते हैं। तब बर्नार्ड बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है। दरअसल मैट नाम का एक वाइट आदमी काफ़ी समय से बर्नार्ड के लिए काम कर रहा है। उसे ब्लैक और वाइट से कोई लेना देना नहीं था, वो बस पैसा कमाना चाहता था और बर्नार्ड से काफ़ी इम्प्रेस्ड भी था। इसीलिए वो पिछले कुछ सालों से बर्नार्ड से जुड़ा हुआ था। जिसके बाद बर्नार्ड और जोई मिलकर मैट को अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। उन्होंने मैट को हाई सोसाइटी के लोगों के तौर तरीके सिखाए, उनकी तरह उठना बैठना, बातें करना, गोल्फ खेलना, साथ ही रियल एस्टेट का इक्वेशन भी समझाया। मैट समझदार तो था ही, तो उसने ये सब बहुत जल्दी कैच कर लिया। अब मैट रियल एस्टेट कैलकुलेशन तो इजीली कर ही लेता है, साथ ही गोल्फ खेलने भी जाया करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात उस आदमी से होती है जो ओनर है उस बैंक वाली बिल्डिंग का। दरअसल मैट की यह मुलाकात जोई ने बड़ी चालाकी से करवाई थी। मैट अपनी बातचीत से बिल्डिंग ओनर को इतना इम्प्रेस कर लेता है कि ओनर अपनी बिल्डिंग को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मैट इस डील को लेकर थोड़ा नर्वस है। बर्नार्ड उसे समझाता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। उस रात बर्नार्ड बिल्डिंग के खाली अपार्टमेंट्स गिनकर उनकी कीमत कैलकुलेट कर लेता है। वो मैट को ये सब इसलिए सिखाता है ताकि वो मालिक से बातचीत करते समय कंफ्यूज ना हो जाए। अगले दिन जब मैट और बिल्डिंग ओनर की मीटिंग होती है तो बात बिल्डिंग की कीमत की होती है। बिल्डिंग ओनर जितने भी फिगर्स बताता, मैट हमेशा उसे एक कदम आगे रहता। वो मैट से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। फाइनली ओनर अपनी बिल्डिंग बेचने के लिए तैयार हो जाता है। बिल्डिंग को खरीदने के बाद बर्नार्ड और जोई की कंपनी अब बहुत अच्छे पोजीशन पे आ जाती है। जिस बैंक मैनेजर ने बर्नार्ड को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, वो भी अब बर्नार्ड के सामने झुकने को मजबूर हो गया है। अब बैंक्स भी बर्नार्ड और जॉय का पूरा साथ देते हैं और उनके रियल एस्टेट बिजनेस को आगे बढ़ाने में भी मदद करते हैं। बर्नार्ड और जोई की मेहनत से लॉस एंजलिस में अब ब्लैक लोगों की स्थिति में बहुत सुधार आ गया था और अब ब्लैक लोग आसानी से घर खरीद सकते थे। साथ ही उनके पास बिजनेस के नए मौके भी थे। दोनों अपनी मेहनत से इतने फेमस हो गए कि वाइट प्रेसिडेंट भी उनके साथ फोटो खिंचवाने आते हैं। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद बर्नार्ड अपने पेरेंट्स से मिलने टेक्सास वापस जाता है। उसके पेरेंट्स को उस पर बहुत गर्व है। बर्नार्ड अपने बेटे को शहर घूमते हुए वो जगह दिखाता है जहां उसने अपना बचपन बिताया है। वो उसे उस बैंक के पास भी ले जाता है जहां वो शू पॉलिश किया करता था। तभी बर्नार्ड की नज़र एक बच्चे पर पड़ती है जो उसी जगह पर शू पॉलिश कर रहा है जहां कभी बर्नार्ड किया करता था। वो सोचता है कि दुनिया कितनी बदल गई है, लेकिन टेक्सास में अभी भी वाइट और ब्लैक लोगों के बीच एक गहरी खाई है। इस बात ने बर्नार्ड को अंदर तक हिला दिया। उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसे इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। जल्द ही बर्नार्ड अपने पार्टनर जोई के साथ अपने थॉट्स शेयर करता है। बर्नार्ड बोलता है कि वो टेक्सास में एक बैंक खरीदना चाहता है। उसकी बातें सुन के जोई हैरान हो जाता है कि ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन बर्नार्ड के पास अपना प्लान है। साथ ही वो जोई को बोलता है कि उन्हें इससे कितना फ़ायदा होने वाला है। उसकी बातों से एक बार फिर से जोई को उस पर यकीन हो जाता है, लेकिन इस डील के लिए भी उन्हें एक वाइट साथी की ज़रूरत पड़ेगी और इस बार भी वो मैट को चुनते हैं। प्लान के मुताबिक मैट उस बिल्डिंग के ओनर से मिलता है। इस मुलाकात से उसे पता चलता है कि उस बिल्डिंग के एक नहीं बल्कि 2 पार्टनर्स हैं, एक सीनियर और एक जूनियर फ्लोरेंस। सीनियर को इस डील से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फ्लोरेंस को डील में कुछ गड़बड़ी लगती है।
लेकिन वो सीनियर के सामने कुछ नहीं बोल पाता। इधर बर्नार्ड और जोई बैंक और बिल्डिंग खरीदने में कामयाब हो जाते हैं। अब उनके पास इतना पैसा है कि वो आसानी से लोगों को लोन दे सकते हैं। वो लोग ब्लैक लोगों को आसान किस्तों पर लोन देते हैं ताकि वो अपनी ज़मीन खरीद सके, अपना बिजनेस शुरू कर सके और वाइट लोगों की तरह ही सफल हो सके। सब कुछ बर्नार्ड के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन FDIC की नज़र उनके अकाउंट्स पर पड़ती है। इन्वेस्टिगेशन से कई सारे इलीगल लोन्स के बारे में पता चलता है। ये इतनी बड़ी गलती थी कि वो लोग जेल तक जा सकते हैं। ये खबर सुनकर बर्नार्ड, जोई और मैट के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें। इस मुसीबत से निकलने के लिए उन्हें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तभी मैट एक आइडिया देता है। वो कहता है कि हमें एक और बैंक खरीद लेना चाहिए और मैं उस बैंक को चलाऊंगा और हम सारे लोन्स वहां ट्रांसफ़र कर देंगे। उसकी इस बात से बर्नार्ड और जोई राजी हो जाते हैं। अब मैट अपना बैंक खोल लेता है और उसका लॉयर जल्दबाजी में ढेर सारे लोन्स के कागज़ों पर साइन करवा लेता है। अब मैट बैंक को अपने और बर्नार्ड के हिसाब से चलाता है, लेकिन मुसीबत ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्हें पता चलता है कि फेडरल डिपार्टमेंट से उनके बैंक के इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। इस बात से मैट बहुत नर्वस हो जाता है, क्योंकि इस बैंक का ओनर मैट है तो वो ही फेडरल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग में मौजूद है। लेकिन उनकी बातें सुनने के लिए बर्नार्ड क्लीनर की ड्रेस में उनके आसपास मौजूद रहता है। उनकी बातें सुनने से बर्नार्ड को पता चलता है कि उनके लॉयर ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने कई ऐसे लोन्स अप्रूव कर दिए हैं जिनकी कोई लीगल वजह नहीं है। साथ ही उन पर कंपनी के फंड्स का गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी है, जिस वजह से FDIC ने उनके बैंक को कुछ समय के लिए ताला लगा दिया था। ऑफिसर्स के जाने के बाद बर्नार्ड खुद ही सारे डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू करता है और वो मैट से पूछता है कि हमारे लॉयर से इतनी बड़ी गलतियां कैसे हो सकती है। तब जोई पूछता है कि मुझे बताओ कि ये लॉयर तुम्हें किसने सजेस्ट किया था। जवाब में मैट बोलता है कि ये लॉयर फ्लोरेंस ने ही उसे सजेस्ट किया था। इससे बर्नार्ड को समझने में देर नहीं लगती कि इसके पीछे कौन है। दरअसल ये सारा खेल फ्लोरेंस ने ही रचा है। मैट तो बस एक मोहरा था। असल में वो बर्नार्ड और जॉय को मज़ा चखाना चाहता था। अब बर्नार्ड और उसके दोस्तों के पास बस यही ऑप्शन है कि वे लोग इस बैंक ऑफ फ्लोरेंस को वापस कर दे, वो भी कौड़ियों के दाम। लेकिन मैट किसी भी हाल में इस बैंक को नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए वो फ्लोरेंस के साथ मिलकर बर्नार्ड और जोई के खिलाफ एक साजिश रचता है। हालांकि जोई को इस बात की खबर लग जाती है। जोई जल्दी से बर्नार्ड को लेकर बैंक तक पहुंचता है। वो बैंक में आते ही मैट से बैंक के डॉक्यूमेंट मांगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाते FBI वहाँ पहुँच जाती है और डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ लग जाती है, जिसमें बर्नार्ड और जॉय का नाम था। और ऐसे में FBI उन्हें अरेस्ट कर लेती है। कुछ दिनों बाद जमानत पर रिहा होने के बाद बर्नार्ड और जॉय अपने लॉयर से मिलते हैं ताकि वो अपना केस लड़ सके। लेकिन लॉयर उन्हें बोलता है कि इस केस को जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जज वाइट लोगों के फेवर में ही फैसला देंगे। वहीं दूसरी तरफ मैट भी पकड़ा जाता है, लेकिन वो आज़ादी पाना चाहता था, इसीलिए वो जज के पास जाता है। जज उसे बर्नार्ड और जॉय के खिलाफ गवाही देने को बोलते हैं, जिस पर वो मान जाता है। अब जज बर्नार्ड के सामने दो रास्ते रखते हैं। पहला रास्ता कि वो सारा पैसा फ्लोरेंस को लौटा दे और आज़ादी से जी ले। दूसरा रास्ता कि वो जेल चले जाए। लेकिन बर्नार्ड अपनी कम्युनिटी के लिए खड़ा होता है, जिसके बाद बैंक दोबारा से जूनियर को मिल जाती है, क्योंकि वो वाइट था और उसे किसी भी जुर्म में पकड़ा नहीं गया। सीन चेंज होती है। हम देखते हैं कि बर्नार्ड आज जेल से रिहा हो गया है और उसकी वाइफ उसे लेने के लिए आई है। उसकी वाइफ अपसेट है, क्योंकि बर्नार्ड ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया था और आज वो खाली हाथ इस जेल से निकल रहा है। वहीं बर्नार्ड को देखने से लगता है कि वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी जॉय बर्नार्ड की वाइफ को सारी सच्चाई बोलता है कि बर्नार्ड ने अपनी सारी प्रॉपर्टी नहीं खोई थी, जिसे सुनकर बर्नार्ड की वाइफ हैरान हो जाती है। बर्नार्ड बोलता है कि कोर्ट में पेश होने से पिछली रात ही मैट ने उसे फ़ोन किया था और उससे मिलकर माफ़ी मांगी थी। दरअसल उसे मजबूर कर दिया गया था कि अगर उसने बर्नार्ड के खिलाफ गवाही नहीं दी तो उसे 50 साल की जेल होगी। उससे सच्चाई जानने के बाद बर्नार्ड ने उसे माफ़ कर दिया। बदले में उसने अपने लिए मैट से एक फेवर मांगा, जिस वजह से उसके सारे पैसे बच गए। दरअसल बर्नार्ड ने मैट से बस इतना कहा था कि वो उनकी सारी प्रॉपर्टी को बेचकर उसे कहीं और इन्वेस्ट कर दे, और मैट ने बिल्कुल वैसा ही किया और अब उनके पास पहले से भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। इस तरह से उनकी लाइफ फिर से पहले की तरह हो गई है। और इसी के साथ ही हमारी आज की ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।